किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खरीफ दलहनी फसलों के बारे में। खरीफ दलहनी फसलों में आप कैसे अधिक से अधिक उत्पादन लें और किस विधि से खेती करें ताकि खरीफ दलहनी फसलें आपको अधिक से अधिक उपज दे सकें। इस संबंध में हम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शस्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डी यादव जी से बात करेंगे और डी यादव जी आपको विधिवत बताएंगे कि आप फसल किस तरीके से लें और कब दवा डालें ताकि आपके फसलों में कीट भी न लग पाए, और सिंचाई समय समय से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कितनी मात्रा में नाइट्रोजन डालना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि अधिक उत्पादन के लिए वो क्या करें और कौन सी विधि अपनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने जो है किसानों के हित के लिए खरीफ दलहनी फसलों के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किए हैं। खरीफ दलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, पहले उनका नाम हम आपको बता दें किसान भाइयों की जानकारी के लिए। जैसे आपका मूंग है, उर्द है, लोबिया है, आपका सोयाबीन है, ये खरीफ दलहनी फसलों के रूप में जो है बुआई की जाती है। और जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें उनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, जिसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को शोषित करके और नाइट्रोजन की पूर्ति जो है करता है। तो इसके लिए अधिक गांठें बने और गांठें अच्छी बने, उसके लिए जो राइजोबियम कल्चर है उसको बीज को उपचारित करके जो है बुआई करना चाहिए। हमारे किसान भाई ज़्यादातर तो जो है बुआई कर चुके होंगे और अब आगे की देखभाल के लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, क्योंकि खरीफ में दलहनी फसलों जो बोई जाती हैं उनमें पानी का भराव न हो, उसके लिए खेत को तैयार करते समय अच्छी तरह से समतल कर लेना चाहिए और अधिक वर्षा का पानी खेत में जो है नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए जल निकास का प्रबंध आवश्यक होना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई उसको सुनिश्चित कर लें कि बहुत देर तक खेत में अधिक पानी ना भरा रहे, अन्यथा जो जड़ों की गांठों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, वो जो नाइट्रोजन वायुमंडल की शोषित करके नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु उन पौधों की पूर्ति करते हैं नाइट्रोजन की, तो उसकी क्रियाशीलता प्रभावित ना हो, इसीलिए अधिक नमी भी जो है उसके लिए दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। लिहाजा बरसात के पानी का निकास अवश्य सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा जो खरपतवार हैं उनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है उपज को कम करने में। तो दलहनी फसलों में, खड़ी फसल में खरपतवारनाशी का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए बुआई के 2 या 3 दिन बाद, यानी फसल जमाव या खरपतवार जमाव से पहले दूसरे या तीसरे दिन, बुआई के दूसरे या तीसरे दिन उसका पेंडिमिथिलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार जमने से जो है रोका जा सके और फसल का जमाव अच्छा हो सके। क्योंकि खरपतवार जो है पोषक तत्वों का और इसके अलावा उसकी वृद्धि विकास में भी कंपटीशन करता है, तो इसकी रोकथाम पहले ही कर लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारी फसल की वृद्धि अच्छी हो, उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमको जो पोषक तत्व देने हैं, तो दलहनी फसलों में चूंकि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है तो हमें ज़्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बुआई के समय
उसको जो है 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस उसको जो है बुआई के समय कूड़ों में जो है डाल देते हैं और बुआई कर दिया जाता है। इसके बाद खेत में जो है पाटा लगा देते हैं, जिससे कि जो है बरसात का पानी जो है अच्छी तरीके से जो है निकल सके। इसके बाद इसमें एक सबसे बड़ा जो पैदावार घटने का कारण होता है, दलहनी फसलों में जैसे आपका मूंग है, उड़द है, इसमें पीला चित्रवर्ण रोग होता है और वो रोग जो है सफ़ेद मक्खी जिसको आरा मक्खी कहते हैं उसके कारण होता है, क्योंकि ये मक्खी जो है पत्तियों का रस चूसती है, बैठती है और उसी के जो अटैक से उसमें आपका जो फंगस है वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग जो है पीला हो जाता है, जिसको हम पीला चित्रवर्ण रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब, चित्रवर्ण ग्रसित जो पौधा है उसको कैसे पहचाने जाए, किस तरीके से दिखता है? उसको जैसे आप खेत में देखेंगे कि तो बाकी स्वस्थ जो पौधे होंगे वो आपके हरे भरे दिखेंगे और जो प्रभावित पौधा होगा उसकी पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है और वो सिकुड़ने भी लगती हैं पत्तियां, जिसको हम मोज़ेक के नाम से भी जो है जानते हैं। अच्छा, फसल बुआई के कितने दिन बाद ये रोग लगने की संभावना है? हाँ, इसके जो है आपका जैसे फसल हमारी वृद्धि पे होती है 40-45 दिन से लेके 60-65 दिन तक इसमें से जो है ज़्यादा संभावना रहती है, बल्कि 75 दिन तक भी जो है इसकी संभावना रहती है इस कीट के, आरा मक्खी के लगने की, और उसी से जो है ये आपका पीला चित्रवर्ण रोग जो है लगता है। अगर मक्खी को आपने कंट्रोल कर लिया, इसके कंट्रोल के लिए आपका 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके और उसका अगर आप छिड़काव कर देंगे तो मक्खी जो है मर जाएगी और मक्खियाँ इसके बाद खेत में नहीं आएंगी और ये हमारा रोग भी जो है नहीं लगेगा। उपज घटने के और कौन कौन से कारक हैं जिनको रोकने के साथ? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि एक तो रोग और कीड़े हैं, ये पत्तियों का रस चूसते हैं, रोग पैदा करते हैं। इसके अलावा ये आपका जो खरपतवार है वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि उसको जो है पहले रोक लेना चाहिए। तो उसको भी अगर आपने पहले ये खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दिया है तो ये भी आपका फिर नहीं उपज घटा पाएगा। तो बुआई के समय जैसा कि हमने बताया था कि आपको बीज शोधित करके बोना चाहिए, तो शोधित बीज करें, रोकथाम खरपतवार की रोकथाम करें और कीड़े और बीमारियों की भी रोकथाम करें, जिससे कि जो है यही उपज के घटाने के कारण होते हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है बुआई का समय। बुआई का समय 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त का समय खरीफ दलहनी फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो अगर समय से आपने बुआई कर दिया है तो फिर आप समझते हैं कि आपके पौधे भी प्रॉपर तरीके से जो है जो आवश्यक पौधे हैं वो मिलेंगे और साथ ही साथ उनका वृद्धि विकास अच्छा होगा, उसमें फलियां फूल अधिक लगेंगे, फूल भी अधिक आएंगे, फलियां भी अधिक आएंगी और फलियों में जो दानों की संख्या है, क्योंकि लंबाई वाली उसकी फली की लंबाई भी बढ़ेगी तो हमारी दानों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो है ये जो उसका पौधे का विकास अच्छा होगा तो फूल अच्छे आएंगे, फलियां अच्छी आएंगी, अच्छे दाने पड़ेंगे, बोल्ड दाने होंगे और यही हमारे जो है उपज के कारक होते हैं। जो समय से अगर हम कहीं चूक हो जाती है तो उपज घट जाती है और अगर इन वैज्ञानिक विधियों का आप उपयोग करते हैं तो वही फसल की वृद्धि के लिए ये सब कारक बन जाते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी वो है कि समय पर बुआई।
अगर आप समय पर बुआई करेंगे तभी आपको उपज बढ़िया मिलेगी, और जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे आपकी उपज घटती जाएगी। और बाकी जो डॉक्टर साहब ने आपको विधि बताया, ये आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। आप किसान हैं, जानते तो ही हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो बताया आपको, ये बिंदु आपको अधिक उपज दिलाएगा। और डॉक्टर साहब कुछ और कोई महत्वपूर्ण जानकारी है जो बताया जा सके? इसमें डॉक्टर साहब जैसा कि बरसात में, जैसा कि आपने सिंचाई के लिए जो है थोड़ा सा बोला था, तो सिंचाई वैसे आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि बरसात के सीजन में हफ्ते में 2 बार 4 बार, लेकिन अब चूंकि जलवायु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, उसमें वर्षा का समय से बरसात शुरू होना और उसका जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल है कि मतलब जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पे बरस जाता है, कहीं पे नहीं बरसता है। तो अगर हमारी प्रॉपर तरीके से बरसात हफ्ते दिन के अंतराल पर भी हो जाती है तो हमारी दलहनी फसलों के लिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा अगर 15-20 दिन या महीने भर के टाइम अगर आ जाता है तो इसमें हर एक फसल के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है, जिस समय कि उसमें आपका नमी का प्रतिशत जमीन में कम नहीं होना चाहिए। जैसे आपका फूलने का समय है, जिस समय फूल आ रहे होते हैं उस समय नमी अच्छी रहना चाहिए। तो दलहनी फसलों में फूल आते समय जो है सिंचाई कभी नहीं करना चाहिए। फूल आने से पहले ही अगर आवश्यक हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर फूल आने लगे हैं तो फिर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूल फिर झड़ने लगते हैं। तो बरसात के सीजन में सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यक होने पे दाना भरते समय भी पानी, नमी की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे फली में दाना बना हुआ है उसमें दाने का आकार छोटा हो सकता है। तो दाने का आकार अच्छा रहे जिससे कि हमारी उपज अच्छी हो। तो दाना भरते समय भी जो है नमी होना चाहिए। अगर पानी की आवश्यकता है तो हल्का पानी लगाना चाहिए, भराव वाला पानी नहीं लगाना। डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। और आप इसी तरीके से हमारे कृषक भाइयों को जानकारी देते रहें। कृषि की आवाज़ आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब।